किसी के चेहरे की मुस्कुराहट की वजह बनो, आपको खुशी भी मिलेगी और सुकून भी मिलेगा। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर प्रमुख गतिविधियों पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज करेंगे ईरान का दौरा। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए तेहरान में होने वाले आधिकारिक समारोह में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान के अंतिम आंकड़े किए जारी। चुनाव आयोग के अनुसार 5वें चरण में 65.19% मतदान हुआ, जो 2019 के मतदान प्रतिशत के करीब। छठे चरण के लिए होने वाले मतदान के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन। बेहतर समन्वय के लिए सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने तीनों सेनाओं से एक संयुक्त संस्कृति का सृजन करने का किया आह्वान। कहा, थिएटर कमान सशस्त्र बलों को सैन्य तैयारी और युद्ध लड़ने की अगली कक्षा में ले जाने के लिए प्रेरित करने की रखेगा नींव। नई दिल्ली में यूएसआई ऑफ इंडिया में आयोजित 22वें मेजर जनरल समीर सिन्हा स्मारक व्याख्यान को कर रहे थे संबोधित। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, कोची में आयोजित अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक भारत और विश्व के लिए महत्वपूर्ण। अंटार्कटिका में भारत का उन्नत स्टेशन अंटार्कटिका में विनियमित पर्यटन को देगा बढ़ावा। अंटार्कटिका के संरक्षण को भी बताया बेहद जरूरी। कई राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप रहेगा जारी। अगले 3 दिनों के लिए मौसम विभाग ने देश के पश्चिमोत्तर भाग, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र और गुजरात में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ईरान की राजधानी तेहरान जाएंगे। राष्ट्रपति रईसी के सम्मान में मंगलवार को पूरे भारत में 1 दिवसीय राजकीय शोक भी रखा गया। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत में ईरान के दूतावास का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन के निधन पर संवेदना व्यक्त की। विदेश मंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में भारत ईरान के लोगों के साथ खड़ा है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि रईसी ने भारत ईरान संबंधों के विकास में बहुत योगदान दिया है। उन्हें हमेशा भारत के दोस्तों के रूप में याद किया जाएगा। इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति रईसी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जाहिर किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी के दुखद निधन से गहरा दुख और सदमा लगा है। भारत ईरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनके परिवार और ईरान के लोगों के प्रति मेरी संवेदना है। दुख की इस घड़ी में भारत ईरान के साथ खड़ा है। हम आपको याद दिला दें कि ईरान में रविवार शाम पहाड़ी क्षेत्र में खराब मौसम की वजह से राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। इस हेलीकॉप्टर में राष्ट्रपति के साथ ही ईरान के विदेश मंत्री और कई अन्य अधिकारियों का भी निधन हो गया। रईसी और उनका दल रविवार को अजरबैजान ईरान सीमा पर एक इलाके की यात्रा से लौटने के बाद तबरीज़ शहर की ओर जा रहे थे और इसी दौरान ये हादसा घटित हो गया। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान के अंतिम आंकड़े जारी कर दिए हैं। चुनाव आयोग के अनुसार 5वें चरण में 62.19% मतदान हुआ है, जो 2019 के मतदान प्रतिशत के लगभग करीब है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में अब तक लगभग 62.19% मतदान के आंकड़े हासिल हो चुके हैं और ये आंकड़े 2019 की तुलना में मात्र 1.97% कम हैं। 2019 के चुनाव में इसी चरण में 7 राज्यों की 51 सीटों पर 64.16% मतदान दर्ज किया गया था। सोमवार शाम को 5वें चरण का मतदान समाप्त होने के साथ ही मौजूदा लोकसभा चुनाव में
25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 428 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान संपूर्ण हो चुका है। अब 2 और चरण 25 मई और 1 जून बाकी है। छठे चरण के लिए होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार आज समाप्त हो जाएगा। छठे चरण में 25 मई को 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 58 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होना है। इस चरण में मतदान करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं उत्तर प्रदेश में 14, हरियाणा में 10, बिहार में 8, पश्चिम बंगाल में 8, राजधानी दिल्ली में 7 सीटों पर मतदान होने वाला है। इसके अतिरिक्त उड़ीसा में 6, झारखंड में 4 और जम्मू और कश्मीर की 1 सीट पर मतदान होने वाला है। हम आपको बता दें कि अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र में पहले 7 मई को ही मतदान होना था, लेकिन बाद में इसे 25 मई यानी चरण 6 के लिए स्थगित कर दिया गया। चरण 6 में 889 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। इस चरण के नतीजे भी सभी चरणों के साथ 4 जून को घोषित किए जाएंगे। राजधानी दिल्ली में यूएसआई ऑफ इंडिया में आयोजित 22वें मेजर जनरल समीर सिन्हा स्मारक व्याख्यान के एक हिस्से के रूप में जॉइंट मैनशिप द वे अहेड विषय पर संबोधित करते हुए सशस्त्र बलों में संयुक्त संस्कृति विकसित करने का संयुक्तता 2.0 करार देते हुए इसे आगे बढ़ाने का रास्ता बताया है। तीनों सेनाओं के विशिष्ट संस्कृति को मान्यता देते हुए सीडीएस ने इस बात पर जोर दिया कि सेवाओं में चौथी संस्कृति के सृजन की आवश्यकता है। यद्यपि संयुक्त संस्कृति सेवा विशिष्ट संस्कृति से भिन्न है, फिर भी प्रत्येक सेवा की विशिष्टता का सम्मान किए जाने की आवश्यकता है। सीडीएस ने कहा कि हमें प्रत्येक सेवा का सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए और सबसे कम साझा भाजक के लिए समझौता करने की अपेक्षा उच्चतम सामान्य भाजक को शामिल करना चाहिए। सीडीएस ने कार्यात्मक एकीकृत थिएटर कमान के निर्माण के लिए संयुक्तता और एकीकरण को पूर्व आवश्यकता बताया और ऐसे कमान के महत्व के बारे में जानकारी भी दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले की वैधता को बरकरार रखा था। अनुच्छेद 370 ने जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया था। संविधान में जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा था और संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को वैध माना था। इससे पहले केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ 23 याचिकाएं दायर की गई थीं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट में 16 दिन सुनवाई चली और सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर 2023 को सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि कोच्चि में ये अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक हमारे और वैश्विक समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। भारत में एक नया उन्नत स्टेशन बनने जा रहा है और अंटार्कटिका में विनियमित पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा इस केंद्र के जरिए। ये एक बहुत ही सुंदर महाद्वीप है, लेकिन हमें इसके संरक्षण के बारे में भी बहुत सावधान रहना होगा। अंटार्कटिका से जुड़ा हुआ ये सम्मेलन 10 दिन का है और इसमें वैश्विक पर्यावरण से जुड़े सभी मुद्दों पर भी चर्चा की जा रही है। Namaskar and a warm welcome to Kochi in India for the 46th Antarctic Treaty Consultative Meeting. It is an honor and a privilege for India to host distinguished delegates from around the world in our beautiful country. As we gather to discuss the future of the pristine continent on Earth, we are inspired
by the ancient wisdom encapsulated in the Sanskrit phrase Vasudev Kutumbakam, which means one earth, one family, one future. This philosophy resonates deeply with the principles that unite us under the Antarctic Treaty System, promoting peace, scientific cooperation, and the preservation of Antarctica for all mankind. It is indeed a great opportunity for India to host the ATCM for the second time, the first being held in 2007 when the 30th ATCM was held in New Delhi. We are proud to contribute to the ongoing dialogue and collaboration that is essential for the stewardship of this unique continent. Antarctica, with its vast, pristine wilderness, a huge refrigerator of ice, serves as a critical climate modulator and a sentinel of climate change. It holds invaluable clues to our planet's past and future climate, making our collaborative efforts in its preservation all the more critical. This icy expanse is not just a frozen desert, it is a dynamic, living laboratory that demands our highest commitment to protection and study. अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के 10वें संस्करण के उपलक्ष्य में जागरूकता कार्यक्रम शुरू कर दिया है। 21 मई को शुरू हुए काउंटडाउन कार्यक्रम को महिला सशक्तिकरण के लिए योग नाम दिया गया है। इस अवसर पर एम्स की निदेशक प्रोफेसर तनुजा नेसारी ने सभी से महिला सशक्तिकरण, मार्गदर्शन और हमारे मन एवं आत्मा को मजबूत करने के लिए इस योग दिवस को मनाने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि अगले 30 दिनों तक प्रत्येक दिन देश के कई क्षेत्रों में योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आयुर्वेद के जीवन जीने के तरीकों का पालन करके हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बहन BK शिवानी ने वर्तमान युग में एम्स की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि योग के अभ्यास से दिमाग शांत होता है। शांत चित्त से व्यक्ति को समाज के कल्याण के लिए सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। सभी के समग्र विकास के लिए महिला सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है। आयुष मंत्रालय के संयुक्त सचिव भावना सक्सेना ने मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के छात्रों सहित विभिन्न प्रदर्शनों की सराहना की। इसमें योग फ्यूजन कार्यक्रम का जीवंत प्रदर्शन भी शामिल था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के हिस्से के रूप में एम्स ने चिकित्सीय योग पर एक पुस्तिका भी यहां पर लॉन्च की। भारत के कई राज्यों में गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे में एक बार फिर मौसम विभाग ने देश के पश्चिमोत्तर हिस्से, उत्तरी मध्य प्रदेश और गुजरात में अगले 3 दिन तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार लू की वजह से पश्चिम भारत और उत्तर पश्चिम में पश्चिम राजस्थान में 45 डिग्री तापमान चल रहा है। उसी के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, इन सब क्षेत्रों में तापमान 45 से 47 डिग्री तक बना रहेगा। इसके अभी 4 दिन तक ऐसे ही रहने की उम्मीद जताई गई है। अगले 4 दिन में देश के पश्चिमोत्तर और मध्यवर्ती इलाकों के तापमानों में 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में अधिकतम तापमान 43 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। इस बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कारण दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में तेज वर्षा भी हो सकती है। राजधानी दिल्ली और NCR में बढ़ते पारे से लोग खासे परेशान हो रहे हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दिल्ली, NCR, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कुछ दिन तक हालात ऐसे ही बने रहेंगे। केरल सबसे गर्म राज्य रहने वाला है, ऐसी भी भविष्यवाणी की गई।
भारत मौसम विज्ञान विभाग ने केरल में अत्यधिक भारी वर्षा का भी अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और दिन में तेज सतही हवा भी चलेगी, जो भीषण हीट वेव के साथ और परेशान कर सकती है। इस हफ्ते शुक्रवार तक यही स्थिति बनी रहेगी। शनिवार से हीट वेव से थोड़ी राहत मिल सकती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के ज्यादातर हिस्सों में भी लू का कहर जारी रहेगा। और बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की। आइए जानते हैं इतिहास में आज की तारीख से कौन सी बड़ी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। 22 मई साल 1772 को राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल में हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। वे भारतीय सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के प्रणेता और बंगाल में नवजागरण युग के पितामह थे। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ साथ उन्होंने समाज की कुरीतियों के खिलाफ दोहरी लड़ाई लड़ी। सामाजिक कुरीतियों में बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, पर्दा प्रथा समेत कई कुप्रथाओं के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। भारत के इतिहास में उनकी पहचान देश में सती प्रथा के विरोध करने वाले प्रथम व्यक्ति के रूप में दर्ज है। 22 मई साल 1993 से अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इसे मनाने का निर्णय नैरोबी में 29 दिसंबर साल 1992 को हुए जैव विविधता सम्मेलन में लिया गया। यह पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की आधारशिला है, जो पूरी तरह से मानव कल्याण से जुड़ी है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जैव विविधता के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल यह दिवस मनाया जाता है। ग्रह के संतुलन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता आवश्यक है। इसमें विशेष तौर पर वनों की सुरक्षा, संस्कृति, जीवन के कला शिल्प, वस्त्र, भोजन, औषधीय पौधों समेत विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को प्रदर्शित करके जैव विविधता के महत्व और उसके न होने पर उत्पन्न होने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और बात कर लेते हैं मतदान बढ़ाने के लिए चल रहे अभियान और गीतों की। मेरा वोट मेरा कर्तव्य अपनी पहचान है, अन्ना ये वोट है। मतदाता जागरूकता गीत जिसे डॉक्टर चित्तरंजन धनगड़ा माझी ने संगीतबद्ध किया है और गाया है, आपकी नजर। आइए न जाइए ये शहर छोड़ के, आइए न जाइए ये शहर छोड़ के, मतदान का ये वोट का पहर छोड़ के, आइए न जाइए ये शहर छोड़ के। दिन ये मतदान का, उंगली में वोट का, दिन ये मतदान का, उंगली में वोट का, स्याही तुम लगा के दे दो पहचान का, दे दो पहचान का, अपना ये वोट का, दे दो पहचान का, अपना ये वोट का। आइए न जाइए ये शहर छोड़ के, आइए न जाइए ये शहर छोड़ के, मतदान का ये वोट का पहर छोड़ के, आइए न जाइए ये शहर छोड़ के। मान है ईमान है, अपनी पहचान है, देश का ये गर्व है, पर्व ये महान है, देश का ये गर्व है, पर्व ये महान है, अपनी पहचान है, अपनी पहचान है, अपना ये वोट है, अपनी पहचान है। जब से जम्मू कश्मीर को धारा 370 से निजात मिली है, तब से वहां का कायाकल्प हो गया है।
रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में हो रही है वहां पर फिल्मों की शूटिंग भी। अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन की शूटिंग इन दिनों श्रीनगर में चल रही है। राजधानी के केंद्र लाल चौक में एक्शन से भरपूर कई दृश्य फिल्माए जा रहे हैं। जी हाँ, मुझे आज्ञा दीजिए और आप इस फिल्म शूटिंग के कुछ दृश्य देखिए। बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार। कश्मीर फिल्म अथॉरिटी एक नंबर। जिस तरह से आपकी जगह खूबसूरत है उसी तरह से आपके लोग बड़े खूबसूरत हैं और शूटिंग हम करके जा रहे हैं। आज मुंबई बड़ा मज़ा आया, इतना संभाला आप लोगों ने और फिल्म सपोर्ट, पुलिस सपोर्ट, आर्मी सपोर्ट, लोगों का सपोर्ट, सब लोगों का सपोर्ट था और अच्छा लगा देख कर के इतने सारे टूरिस्ट हैं, सबने मज़े लिए, यहाँ के लोगों ने भी मज़े लिए, हमने सबसे ज़्यादा मज़े लिए। आपको बहुत 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 प्यार। कश्मीर बाबा लोग खुश रहो, ऐसे च रहो और मजे लो। My name is Sunil Rodrick. I'm the action director in Bollywood and Hollywood and all over the world. I'm very to be honored to be shooting in Kashmir. It's such a beautiful place. I've shot at several films over here. काफ़ी बार मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, काफ़ी अच्छी फिल्में जैसे कि फाइटर रिसेंटली शूट किए। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट YRF का आएगा, सिंघम ऑलरेडी हम शूट कर रहे हैं। एंड थैंक यू फॉर द गवर्नमेंट ओवर हियर, दे आर वेरी हेल्पफुल, द लोकल्स आर वेरी हेल्पफुल एंड स्पेशली फॉर द लाइन प्रोड्यूसर ऑल्सो इज वेरी हेल्पफुल। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।